हेलो फ्रेंड्स, 24 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज आइटम है स्टेप अप स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा, पीएम टेल्स स्टेट्स। सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने सारे स्टेट्स को एड्रेस किया अंडर द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। सो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग जो बॉडी है उसके अंदर सारे मेंबर्स ऑफ नीति आयोग है, उसके अंदर सारे स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स, सारे यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सारे मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये गवर्नर काउंसिल की 3rd मीटिंग रिसेंटली हुई थी संडे को। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेट से कहा कि उनको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। वो एक पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट थी कि उन्होंने हाईलाइट किया कि अब फंड अलोकेशन जो है स्टेट्स को वो काफी इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज ओवरऑल फंड अलोकेशन में 2014-15 से लेके 2016-17 के बीच में कंपेयर करें तो। और दूसरा वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ फंड जो सेंट्रल स्कीम्स को टाइड है वो कम हो गए। मतलब जो नीति आयोग एस्टेब्लिश की गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया। तो नीति आयोग बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग में प्रमोट किया जाता है कि स्टेट्स को साथ में लेके काम कर सके। तो इसीलिए सेंट्रल स्कीम्स लिंकिंग टाइम फंड्स टू सेंट्रल स्कीम्स भी कम हुआ है। मतलब स्टेट्स के पास फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है कि वो डिसाइड करे कैसे उनको अपना फंड एलोकेशन, कौन सी स्कीम्स लानी है और कैसे करना है, तो वो इस बारे में है। दूसरा है कि नीति आयोग अब जैसे 5 ईयर प्लान अभी स्क्रैप हो गए, तो 5 ईयर प्लान अराउंड 60 ईयर्स तक चले। लास्ट 12th 5 ईयर प्लान अब मार्च 2017 31 मार्च को कंप्लीट हुआ। तो अब नीति आयोग काम कर रही है, वो देंगी 15 ईयर लॉन्ग टर्म विजन, प्रिपेयर करेगी 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी और 3 ईयर एक्शन प्लान। तो ये भी जब फाइनलाइज हो गए तो ये न्यूज में आएगी, हम डिस्कस करेंगे। दूसरे जो बात की गई इन द गवर्निंग काउंसिल, एक था रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो एक सजेशन है जिनके ऊपर फिर से एम्फेसाइज किया गया उसको कि रिफॉर्म ये लाना चाहिए कि नहीं, उस पर डिस्कशन हो। दूसरा था इवन ऑन द चेंजिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये प्रपोजल भी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा वी शुड थिंक के जैन टू दिसंबर अब फाइनेंशियल ईयर किया जाए, तो इवन फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा, तो ये बताया गया। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है उससे काफी बेनिफिट्स है। इवन बजट जो मर्ज किया गया, बजट प्रीपोन किया गया, तो अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं, तो इन रिफॉर्म्स को प्रेज भी किया गया। तो ये है। तो ये जो 15 ईयर पॉलिसी विजन जो है सेंटर की, उसके अंदर ये इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 469 लाख करोड़ तक इंक्रीज होना चाहिए बाय 2031-32 जब 15 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो ये 15 ईयर पॉलिसी विजन भी है। फिर अगला न्यूज आइटम है वन मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्ट प्रपोज्ड। तो ये भी पीएमओ से प्रपोजल आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिस्कस कर रही है कि नेशनल लेवल पे एक नोडल बॉडी होनी चाहिए, टॉप अथॉरिटी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर के अंडर हो। तो अभी फिलहाल जो है सेपरेट मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, शिपिंग वगैरह। तो एक सिंगल यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ग्रेजुअली सेटअप करने के भी प्रपोजल्स है। तो ये एक्चुअली रिकमेंडेशन था नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी, जो राकेश मोहन चेयर किए थे जिन्होंने। तो ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी जैन 2014 में फॉर्मर गवर्नमेंट को। तो उनमें उन्होंने कहा था कि सारी ओईसीडी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 100 लार्जेस्ट इकोनॉमी, सब में ब्रिक्स कंट्रीज में सिंगल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ऐसे नहीं होता है। तो इंडिया भी चाहती है कि ऐसे हो। तो फिलहाल के लिए एक लॉजिस्टिक्स एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनाने का प्रपोजल आया है कि इनके अंदर सारे मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करें, ताकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अभी काफी एम्फसाइज किया जा रहा है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मोड एक प्रोजेक्ट में सारे मोड्स ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, जैसे रोडवेज भी है, इनलैंड वाटरवेज भी है, या रेलवेज भी है वगैरह ऐसे। तो ये जो है काफी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, अराउंड 35 पार्क्स यहाँ पे सेंटर प्लान कर रही है। तो इनमें अराउंड 50,000 करोड़ फंडिंग होगा, तो इनके एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है। तो इसीलिए ये लॉजिस्टिक्स एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट बोर्ड प्रपोज किया गया है। तो ये है। फिर इवन इस विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हेल्प करेगी, इवन इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे वही एम्फसाइज किया गया है। प्लस इंडिया ने यूएनटीआईआर कन्वेंशन को भी अभी रिसेंटली एक्सीड किया है। तो ये है रोड
रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। तो ये है ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये कन्वेंशन जो है यहाँ पे इसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है गुड्स का उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसके अंदर इंडिया मेंबर है, तो इसके अंदर इवन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट जैसे रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाता है, उनपे भी एप्लीकेबल है ये। तो ये इस कंटेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन ट्रेडर्स को भी इससे हैसल फ्री एक्सेस मिलेगा ग्लोबल सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स मल्टी मॉडल मीन्स से। तो ये इसको फैसिलिटेट करता है ये कन्वेंशन। तो ये इस बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है सैटेलाइट पोर्ट टू कम अप एट विजयदुर्ग। तो विजयदुर्ग जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, यहाँ पे एक सैटेलाइट पोर्ट बनेगा। सैटेलाइट पोर्ट मतलब मेन पोर्ट है मार्मगांव पोर्ट जो गोवा में है। तो ये पोर्ट ट्रस्ट का एक सब्सिडियरी, एक अलग पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट एक बनेगा यहाँ पे। तो ये सेंटर की इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट स्कीम के अंदर बनाया जाएगा। और बाकी पोर्ट ट्रस्ट भी है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं कि और एक वो भी नए पोर्ट्स बनाए, सैटेलाइट पोर्ट्स। फिर अगला न्यूज आइटम है हीट क्लेम 4620 लाइव्स इन 4 years। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है जो सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों में 4620 लोग मर गए ड्यू टू सीवियर हीट वेव, और इसमें से 92% डेथ्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में थी। तो ये यहाँ पे न्यूज है। तो IMD डिपार्टमेंट ने भी लास्ट ईयर से हीट वेव अलर्ट्स भी इशू करना शुरू किया है, और उन्होंने पूरा लेक्सिकन भी दिया है, डेफिनेशन भी दिया है कि हीट वेव क्या होता है, सीवियर हीट वेव क्या होता है। तो हीट वेव का डेफिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टर्म्स में अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो उसको हीट वेव कहते हैं। और इवन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव कि कितना वेरिएशन हो रहा है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर एक रीजन से वेरिएशन अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा है तो उसको हीट वेव माना जाता है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है। तो सीवियर हीट वेव के लिए टेम्परेचर का 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उसको सीवियर हीट वेव कहा जाता है। और वेरिएशन के हिसाब से अगर नॉर्मल टेम्परेचर वो रीजन से अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा इंक्रीज होता है वेरिएशन, तो उसको सीवियर हीट वेव माना जाएगा। तो ऑल्टरनेटली दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन के अंदर आता है तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं सीवियर हीट वेव। तो ये है रिगार्डिंग द लेक्सिकन टू कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव, इनको भी डिफाइन किया गया है। तो ये न्यूज है। तो हीट वेव की वजह से जो है सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी वो डिप्लीट हो जाता है, हीट क्रैम्प्स होते हैं, हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ्स हो जाती है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है साइप्रस सीज रोल फॉर इंडिया। तो साइप्रस जो कंट्री है, इनके प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने वाले रिसेंटली, तो 25 अप्रैल को वो आएंगे दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव ले साइप्रस के नॉर्थन और सदर्न पार्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि 1974 में टर्की ने साइप्रस को इन्वेट किया था और अब तक उनके ट्रूप्स यहाँ नॉर्थ में स्टेशन है। तो साइप्रस है उनमें टर्किश सिप्राइड, ग्रीक सिप्राइड करके भी डिविजन्स है। तो यहाँ पे ये टर्की इन्वेजन जो है इसके ऊपर अब यूएन ट्रूप्स भी यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए स्टेशन है, सीज फायर लाइन है जो यहाँ पे वहाँ। तो साइप्रस चाहती है कि ये दोनों रीजन्स नॉर्थ और साउथ इंटीग्रेट हो जाए, तो इसीलिए वो इंडिया का असिस्टेंस मांग रहे हैं। तो ये है। टर्की प्रेसिडेंट भी अब विजिट करने वाले, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये और सिग्निफिकेंट हो जाता है ये इशू। तो ये, और दूसरा साइप्रस चाहती है कि इंडिया हेल्प करे उनको एक टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करने के लिए ऑन द लाइंस ऑफ सिलिकॉन वैली। वो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मेजर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो यूरोप से भी क्लोज है, इवन गल्फ रीजन से क्लोज है, और उनके अच्छे रिलेशन है यहाँ कंट्रीज से। तो इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है, ऐसे वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, ये ग्रीस है, तो यहाँ से ये यूरोपियन एक्सेस भी मिलता है, और ये है वेस्ट एशिया गल्फ रीजन। साइप्रस इंडिया को सपोर्ट करती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी, एनएसजी मेंबरशिप के लिए भी है? और ये है जो टर्की ने ऑक्यूपाई कर लिया साइप्रस का नॉर्दर्न पार्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है करप्शन द टॉप पोल। तो ये एक्चुअली पोल किया गया ऑन न्यू इंडिया कैंपेन। तो ये न्यू इंडिया कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके अंदर पोलिंग किया। इसमें लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम उनको पूछा गया, उनको 9 ऑप्शंस दिए गए, 9 प्रोग्राम्स कि उनमें से वो कौन से प्रोग्राम के लिए प्लेज करेंगे काम करने के लिए। तो वो वहाँ पे मैक्सिमम प्लेज आया फॉर करप्शन फ्री इंडिया। तो ये नंबर 1 पे हाईएस्ट रिस्पॉन्स इसको मिला। सेकेंड वॉज स्वच्छ भारत, और तीसरा था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो पब्लिक स्पेसेस फिजिकली चैलेंज के लिए, डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए इनिशिएटिव है। तो ये उसके रिजल्ट्स है।
फिर अगला न्यूज आइटम है 38 इंडियंस डिटेन्ड इन यूके फॉर वीजा ब्रीच। तो ये 38 इंडियंस जो है उनको डिटेन किया गया। तो ये ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने रेड की ऑन 2 क्लॉथ फैक्ट्रीज। तो ये क्लॉथिंग फैक्ट्रीज में यहाँ पे ये 38 इंडियंस जिनमें से 9 वुमेन है उनको डिटेन किया गया। तो वो या तो अपना वीजा उनका एक्सपायर हो गया फिर भी वो वहां रह रहे थे, या तो उनका वीजा वैलिड था लेकिन वर्क करने की परमिशन नहीं थी और वो इलीगली वर्क कर रहे थे, तो इसीलिए उनको डिटेन किया गया। फिर अगला है आर्मी प्लान्स टू रेज इंक्लूसिवनेस। तो ये बाय एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसके अंदर ये सामने आया, डिस्कस किया गया कि आर्मी में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर काफी हाई है। मतलब कि यहाँ पे 50% जो लोग हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता, हालांकि वो काफी कॉम्पिटेंट है, तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती है। तो इसके लिए यहाँ पे उनके लिए प्रोविजंस क्या होने चाहिए वो डिस्कस किया गया। ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस कैसे इंक्रीज करना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में वो डिस्कस किया गया। इवन सहायक सिस्टम काफी न्यूज में रहा है। तो सहायक सिस्टम जो आर्मी में है जिसके अंदर जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर ऑफिशियल्स के साथ रखा जाता है ताकि वो उनके साथ पर्सनली रहे तो उनसे सीख सके। तो काफी सारे ऐसे एलिगेशंस आए हैं कि इसके अंदर उनको पर्सनल मीनियल वर्क करने को कहा जाता है, तो ये डिग्रेडिंग रहता है। तो काफी वीडियोस सोशल मीडिया पे सामने आई थी ऑन सहायक सिस्टम, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल काफी टाइम से रहा है, तो अभी ये भी इशू क्रॉप हुआ है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया पर कोई प्रपोजल नहीं आया कि इसको अबॉलिश करना चाहिए, वो है। प्लस और जो है इवन तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तीनों को जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन किए गए ताकि जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशनल एनवायरमेंट चेंज होता है तो उससे वो अडेप्ट कर सके। तो ये सारे डिस्कशंस थे यहाँ पे। फिर अगला है नाउ ऑस्ट्रेलिया वांट्स अ लेमोआ। तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो हमने यूएसए के साथ साइन किया है, अब तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि इंडिया फाइनलाइज कर लेंगे इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके, तो वो उसके बाद ऑपरेशनल होगा। तो अब ऑस्ट्रेलिया का भी प्रपोजल है कि इंडिया उनके साथ भी एक लेमोआ साइन करे। तो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट जो है ये मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोर्ट ऑफ कॉल के लिए, फिर इवन फॉर मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती है जो जॉइंट एक्सरसाइजेस उसके लिए, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मतलब आप वहाँ पे डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पे लॉजिस्टिक्स उसका यूज कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग रिप्लेनिशमेंट हो सकता है, प्लस उसके लिए आप या तो पेमेंट भी करो या तो रेसिप्रोकल बेसिस पे भी ये हो सकता है। तो ये एक अग्रीमेंट इसके लिए साइन किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया चाहती है इंडिया उनके साथ भी करे, पर इंडिया कहती है कि पहले यूएस वाला ऑपरेशनल हो जाए, उसके फंक्शनिंग हम देख ले, कि ये पहला लेमोआ होगा जो हम साइन करेंगे, उसके बाद वो वी आर नॉट अवर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया जाएगा। तो ये है। और ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन भी हम इंक्रीज कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन द इंडियन ओशन, इवन इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। चाइनीज प्रेजेंस जो है साउथ चाइना सी में वो असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये बियॉन्ड रीजन भी है, तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। प्लस मलाबार एक्सरसाइज जो बे ऑफ बंगाल में की जाती है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें इन्वॉल्व है यूएसए, इंडिया और जापान। तो ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, तो ये जुलाई में होने वाली है। तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल है, बट इंडिया इज अवर्स बिकॉज चाइना डज नॉट लाइक इट। तो चाइना नहीं चाहती कि ये एक्सरसाइज और बड़ी हो और लोग इसमें और कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। तो एंड वी डोंट वांट टू, हमको नहीं हम नहीं चाहते कि चाइना को बुरा लगे, मतलब टू टेक कंटेन द सिचुएशन, उसको फ्लेयर अप ना करे। फिर अगला है डिले इन कोटा रिफॉर्म्स टू इरोड आईएमएफ क्रेडिबिलिटी, सेज फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। तो आईएमएफ कोटा रिफॉर्म्स ड्यू है, तो 15 जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज होना था, पर अब उसको डिले किया गया है। तो अब ये 2019 में मीटिंग होगी, इसका रिव्यू होगा। तो इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि ये स्लो पेस ऑफ जो कोटा रिफॉर्म्स है इसकी वजह से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी इरोड होती है। तो यहाँ पे जो कोटा प्रेजेंटली है तो इसका रिसोर्स पूल काफी टिल्टेड है बोरोड रिसोर्सेज पे, तो इसीलिए कोटा इंक्रीज करना काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें ज्यादा से मिलता है, तो इंडिया को भी यहाँ पे बेनिफिट होगा अगर उनके कोटा इंक्रीज होते हैं। तो ये कोटा जो है वो असाइन किया जाता है सारी मेंबर कंट्रीज को, आईएमएफ असाइन करती है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पोजीशन। तो कोटा के हिसाब से उनको फंडिंग जो होता है, वोटिंग पावर, एक्सेस टू फाइनेंसिंग कोटा के बेसिस पे मिलता है। तो अगर ये कोटा इंक्रीज किया जाता है तो उनका वोटिंग पावर भी इंक्रीज होगा और फाइनेंस भी उनको ज्यादा मिलेगा। तो ये अगर डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है, तो इसीलिए जनरल कोटा रिव्यू जरूरी है। तो यूएसए टॉप पोजीशन पे है,
और इंडिया जो लास्ट रिव्यू हुआ था उसमें ये चेंजेस जो है वो चाइना थर्ड पे आ गई फ्रॉम 6th पोजीशन, जापान है सेकेंड पे ही। इंडिया का भी पोजीशन 11th रैंक से 8th रैंक इंक्रीज हुआ था, इम्प्रूव हुआ था। तो ये है, तो ये जो है एग्जिस्टिंग शेयर, वोटिंग शेयर भी जो है उनके, और प्रोपोजल जो है कि वोटिंग शेयर कैसे इंक्रीज होना चाहिए। तो इंडिया का भी अगर वोटिंग शेयर इंक्रीज होगा प्रोपोज्ड है जैसे, तो 1.89 से 2.34% होगा, तो वोटिंग शेयर भी इंक्रीज होना जरूरी है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेबी लाइंस अप रिफॉर्म्स टू चेक फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बोर्ड मीटिंग अब इनकी ड्यू है, 26 अप्रैल को होगी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मीटिंग होगी नए चेयरमैन के अंदर, मिस्टर अजय त्यागी के चेयरमैनशिप में। तो ये मीटिंग में जो प्रपोजल सामने है, जो डिस्कस होने वाले और जिनके ऊपर डिसीजन लिए जाने वाला है, एक है ऑन पी नोट्स। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। पी नोट्स होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज करते हैं इंडिया में फंड करने को, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में फंड करने को। पर ये वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, दे इन्वेस्ट थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफआईआईज रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, पर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड नहीं होते, पर वो पी नोट्स के थ्रू या एफआईआईज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए रियल इन्वेस्टर एक्चुअल कौन है वो नहीं पता होता। तो रेगुलेशन यहाँ ज्यादा किया नहीं गया क्योंकि वी आर गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि सेबी इसको रेगुलेट करे, क्योंकि काफी केसेस सामने आ रहे हैं जैसे कि ये कंसर्न्स है कि ये मिसयूज किया जाता है। तो जो ब्लैक मनी है अब्रॉड से फिर से इंडिया में ये पी नोट्स के रूट से आ जाता है। तो ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहिए फॉर रेजिडेंट इंडियंस एंड एनआरआईज। तो ये जो है ये अब सेबी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाएगी, वो एक्सपेक्टेड है। तो ये है। सेकेंड है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करना चाहिए ई वॉलेट्स यूज करने के लिए कि वो इन्वेस्ट कर सके। तीसरा है इवन ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउ करना चाहिए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में फिलहाल जो अलाउड है वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक फ्यूचर डेट पे ये होगा। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो अलाउड है अभी, मतलब कि फ्यूचर डेट पे ये बायर सेलर के बीच में अग्रीमेंट है तो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर फ्यूचर में अगर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जो बायर है फ्यूचर्स का वो एक्सपोज्ड है, अनलिमिटेड रिस्क भी है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड भी है, पता नहीं है। और जो ऑप्शंस होते हैं, तो इसके ऑप्शंस के अंदर एक्चुअली एक ऑप्शन होता है कि या तो आप यहाँ पे ऑप्शन करो कि आप पुट और कॉल दो करके ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं वो आपके पास ऑप्शन है। तो इसके अंदर प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, पर लॉसेस को ये लिमिट करता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली अलाउड नहीं है फिलहाल कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में इंडिया, पर ये प्रपोजल है कि इसको भी अलाउ करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी सेबी डिसीजन लेगी। और फिर तीसरा है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स रजिस्ट्रेशन के रूल्स को रिलैक्स करने के लिए। चौथा है कॉमन लाइसेंस ब्रोकर्स के लिए। तो अभी जो कमोडिटी रेगुलेटर है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, तो फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को सेबी के साथ मर्ज किया गया है। तो अब इक्विटीज और कमोडिटीज दोनों के लिए रेगुलेटर सेबी ही है। तो इसीलिए ब्रोकर्स जो है दोनों मार्केट में उनको एक कॉमन लाइसेंस होना चाहिए। तो ये भी एक प्रपोजल है, तो उसके ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा। फिर पांचवा है ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सेबी प्रपोजल्स लाएगी कि इनके लिए भी जो कंपनीज के उनके पास एक्सपोजर है, मतलब जिन कंपनीज को ये बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन्स दिए हैं, तो वो लोन्स को वो इजीली इक्विटी में कन्वर्ट कर सके, तो ये शेयर्स वो कंपनीज के वो ले सके, इसके लिए वो फैसिलिटेशन भी सेबी इसके ऊपर भी डिसीजन लेगी। तो ये है, तो ये सारे जो है प्रोविजंस यहाँ पे अब फाइनलाइज हो गए, तो न्यूज में आएंगे तो हमको पता चलेगा। ये है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है 3D प्रिंटिंग कॉन्क्वर्स ग्लास। तो साइंटिस्ट ने अब नया मेथड बनाया है फॉर 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्लास। तो अब तक जो 3D प्रिंटिंग होता था, 3D प्रिंटिंग हमने डिस्कस किया डिटेल में कि कैसे 3D प्रिंटिंग होता है लेयर बाय लेयर। तो जो रॉ मटेरियल है यूज किया जाता है उसको इनपुट दिया जाता है और लेयर बाय लेयर उसको बना के फिर मर्ज करके पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो जनरली इसके अंदर मेटल्स या पॉलीमर्स यूज किए गए हैं, पर अब ये नई टेक्निक डिस्कवर बनाई गई है टेक्नोलॉजी, स्टीरियोलिथोग्राफी। तो इससे ग्लास के ऑब्जेक्ट्स भी आप 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्टीरियोलिथोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर यहाँ पे लेयर बाय लेयर फोटो पॉलीमराइजेशन से, मतलब फोटो पॉलीमराइजेशन मतलब जो ये ग्लास के नैनो पार्टिकल्स है, तो हाई प्यूरिटी क्वार्ट्ज ग्लास के नैनो पार्टिकल्स लिक्विड पॉलीमर के साथ मिक्स किए जाते हैं और फिर विद लाइट के हेल्प से यहाँ पे इनको लिंक किया जाता है, तो ये पॉलीमर्स बनते हैं। तो ये
फोटो पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो ये स्टीरियोलिथोग्राफी न्यू 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, तो इससे ग्लास के ऑब्जेक्ट्स भी 3D प्रिंट किए जा सकते हैं। तो यही न्यूज आइटम्स है। थैंक यू।